नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विदाउट बर्डन पे, जिसका उद्देश्य है बिना बोझ के आपको शिक्षा उपलब्ध करवाना। तो इसी के तहत आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान और कौन से सब्जेक्ट कौन से किसकी। तो ये एमए प्रीवियस की यानी कि कौन सी क्लास की, तो एमए प्रीवियस की राजनीति विज्ञान के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। और कौन सा टॉपिक है आज का, तो पहला ही टॉपिक आपके कौन सा, प्लेटो के बारे में है। ठीक है, तो प्लेटो के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से प्लेटो के सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन है आता है, या फिर साम्यवादी सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन है आ जाता है, तो उसके बारे में पूरा निम्नात्मक क्वेश्चन है वो कैसे बनता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर बाकी इसमें साम्यवादी सिद्धांत से संबंधित है वो 2-3% छोटे बन जाते हैं, यानी कि 7 नंबर वाले क्वेश्चन है बन जाते हैं, उसके बारे में भी अपने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से कैसे आपको क्वेश्चन का जो लिखने का तरीका होता है उस टाइप से मैं ये आपके लिए हम बना के लाए हैं, यानी कि कैसे आपको आंसर देना होता है, तो ये उसी प्रकार से है वो पूरा मैटर आपके लिए तैयार किया गया है। और इसमें से और कौन सी बातें अपने पढ़ने वाले हैं, तो प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के आधार पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे भाई, तो प्लेटो का जो सिद्धांत है उसमें साम्यवाद के भी 2 प्रकार हैं, तो उसके बारे में भी अपने पढ़ेंगे। ये भी प्रश्न बनता है, एक प्रश्न इसमें बनता है, यानी कि 7 नंबर वाला क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके 7 नंबर वाले तैयार हो जाएंगे। और कौन से प्रश्न, तो एक बड़ा क्वेश्चन जो निम्नात्मक प्रश्न आता है वो तैयार हो जाता है। तो एक प्रश्न के अंदर 5-7 क्वेश्चन है वो छोटे भी तैयार हो जाते हैं। तो इसमें प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार समाज का जो वर्गीकरण है ये भी पूछा जाता है, कितने वर्गों में बांटा है, तो इसके बारे में भी। फिर प्लेटो का साम्यवाद यानी साम्यवाद प्लेटो का है क्या, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्लेटो का जो परिवार है वो स्त्री साम्यवाद है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में क्या, इसकी आलोचनाएं पढ़ेंगे। और आलोचनाएं पढ़ने के बाद अपने अंतिम रूप से क्या करेंगे भाई, तो इसका है वो निष्कर्ष करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टोटल प्रश्न कैसे आपको लिखना होता है टोटल अपने डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको लिखने का आइडिया हो जाए कैसे आपको, जैसे कॉपी के अंदर है वो अच्छे से क्वेश्चन है वो लिखना होता है, ताकि आपके अच्छे अंक है वो प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये जो तरीका है वो अपने चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने मेन इसके प्रश्न पे, किस प्रकार से प्रश्न बन के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें साम्यवादी सिद्धांत के बारे में, प्लेटो के बारे में, तो सबसे पहले चलते हैं भाई प्रश्न पे। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न है। प्रश्न क्या है भी, तो सबसे पहले प्रश्न के बारे में पढ़े। प्रश्न कैसे ही घुमा फिरा के कैसे भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको पता ही है प्लेटो के बारे में पूछे तो ये विचार है। ठीक है, तो ये कैसे भी प्रश्न आपको तोड़ मरोड़ के दे देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रश्न, अब प्रश्न में बात करें क्या अभी प्रश्न में क्या पूछा गया है प्रश्न के अंदर, तो कुछ भी पूछ ले, यानी प्लेटो के बारे में कुछ भी पूछ ले, उसका साम्यवादी सिद्धांत पूछ ले, या फिर उसकी आलोचनाएं करनी है तो वो पूछ ले, या फिर साम्यवाद के संबंध में है वो स्त्री और इसके परिवार के बारे में विचार पूछ ले, तो सारी चीजें एक ही है, सब है वो एक प्रश्न के अंदर है वो आने वाली है। अब देखिए प्रश्न क्या है अभी, तो प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनकी पुस्तक रिपब्लिक में वर्णित साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। यानी क्या बताना है, तो जो प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत है उसके बारे में बताना है। मेन बात तो यह साम्यवादी सिद्धांत के बारे में बताना है। अब साम्यवादी सिद्धांत के बारे में प्रश्न कैसे भी तोड़ मरोड़ करके है वो एग्जामिनर पूछ सकता है, जैसे रिपब्लिक पुस्तक का नाम लेके पूछ ले या किसी और का पूछ ले, तो ऐसे आलोचनात्मक विवेचना करना पूछ ले या वर्णन करना पूछ ले, तो इस प्रकार से वो प्रश्न के टाइप अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर एक ही होने वाला है, आंसर अलग नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अपने चर्चा करें सबसे पहले आंसर कैसे लिखते हैं। तो आप सबसे पहले प्रश्न में जो चीज पूछी गई है उसी के अनुसार है वो पॉइंट की हेडिंग है वो लिखी जाती है। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए, तो सबसे पहले क्या बताना है भाई, आपको अर्थ बताना है, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या बन गया, ए नंबर पॉइंट है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी लिख सकते हो। तो ए नंबर पॉइंट क्या, अभी प्लेटो के साम्यवाद का अर्थ, किसका अर्थ भाई, तो प्लेटो के साम्यवाद का अर्थ है। अब ये साम्यवाद का अर्थ प्लेटो के अनुसार क्या होता है, तो वो आपको बताना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है प्लेटो के अनुसार, तो सामान्य रूप से साम्यवाद का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की संपत्ति पर समान अधिकार प्राप्त होगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को है वो राज्य की संपत्ति पर क्या होता है, समान अधिकार होता है या होगा, तथा प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता होगी। और वही क्या बताई है, तो प्लेटो ने साम्यवाद कहा है। और आगे इसके बारे में साम्यवाद के बारे में और विचार है। अब प्लेटो ने क्या कहा है मुख्य रूप से अपनी पुस्तक में, तो ये आप
यहां से देख सकते हैं। अब देखिए प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक के अनुसार, जैसे प्रश्न में पूछा ना, जैसे एग्जामिनर ने प्रश्न में पूछा है वैसे ही अपने उत्तर को तोड़ मरोड़ करके वैसे ही प्रस्तुत कर देना है। देखिए क्या पूछा है, तो इसमें प्रश्न में दे रखा है प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में वर्णित, तो अपने भी नाम लिख दिया, अभी क्या दिक्कत है अभी, तो प्रश्न को वैसे ही घुमा देना है, जैसे प्रश्न पूछा जाए उसी के अनुसार है वो आंसर घुमा देना है। तो ये देखो अभी क्या लिख दिया, अभी प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक के अनुसार साम्यवाद, यानी यहाँ पे हेडिंग ही लिख दी अपने, तो प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक के अनुसार है वो साम्यवाद। अब देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो आप आंसर करते हो ना, तो आंसर करते समय पॉइंट जरूर लिखने हैं, अंदर कुछ भी लिखो ना, ऐसे इतिहास सा नहीं लिखना है, बहुत सारा मैटर है वो नहीं लिखना है, पॉइंट जरूर लिखने हैं, सबसे पहले है वो पॉइंट ही पढ़े जाते हैं। यानी कॉपी जांच करते समय, आपका मूल्यांकन करते समय सबसे ज्यादा फोकस किस पे पड़ता है, तो पॉइंट पे पड़ता है, और पॉइंट को मुख्य रूप से हाईलाइट करके आपको जरूर लिखना है। तो ये प्रश्न के अनुसार जैसे दे रखा था, प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक के अनुसार है साम्यवाद लिख दिया है। तो इसके अनुसार क्या साम्यवाद की विशेषताएं या क्या इनका अर्थ है, तो देखते हैं भाई। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में साम्यवाद को नवीन ढंग से प्रस्तुत किया है तथा उसका उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना था। यानी कि प्लेटो के विचार है रिपब्लिक में जो दे रखे हैं उसके अनुसार क्या है, तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में साम्यवाद को नवीन ढंग से प्रस्तुत किया, यानी नए ढंग से प्रस्तुत किया है तथा उनका उद्देश्य क्या था, तो आदर्श राज्य की स्थापना करना था। अब इसको इनवर्टेड कोमा में बंद करते हुए तो जो प्लेटो ने विचार दिए उसके बारे में अपने लिखेंगे। अब देखिए इनवर्टेड कोमा में क्या बातें आई है यहाँ पे, तो चर्चा करते हैं भाई इनवर्टेड कोमा की बातों को। अब देखिए सबसे पहले तो राज्य के उत्पादक वर्ग के हितों का संरक्षण करना, राज्य के उत्पादक वर्ग के हितों का संरक्षण करना तथा आदर्श राज्य की स्थापना हेतु अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग पर शासन करना, यानी राज्य के उत्पादक वर्ग के हितों का तो क्या करना भाई, संरक्षण करना तथा आदर्श राज्य की स्थापना हेतु क्या करना, तो अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग पर क्या करना भाई, शासन करना। लेकिन न्याय की शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद कुछ बाहरी आकर्षण और सामाजिक वातावरण की कमियां हैं वो अभिभावक वर्ग को पथभ्रष्ट न कर दे, इसलिए उन बाहरी कमियों का निराकरण करना ही क्या कहलाता है, साम्यवाद कहलाता है। किसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक के अनुसार। ठीक है, तो ये प्लेटो की पुस्तक है वो रिपब्लिक में साम्यवाद की जो अर्थ है वो दिया गया है। तो इसमें आपको बातें समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो दोबारा देख लेते हैं भाई एक बार। अब क्या बात है इसके अंदर, तो राज्य के उत्पादक वर्ग के हितों का संरक्षण करना, यानी कि राज्य का जो उत्पादक वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है जो काम करता है, उत्पादक वर्ग है जो किसान वर्ग है, उसके बारे में बातें हैं। तो राज्य के उत्पादक वर्ग के हितों का संरक्षण करना तथा आदर्श राज्य की स्थापना करना क्या है, अभिभावक वर्ग। यहां पर अभिभावक वर्ग का मतलब किससे है, तो शासक वर्ग से है। यानी कि अभिभावक वर्ग का मतलब क्या है, शासक वर्ग जो शासन चलाता है। तो राज्य के उत्पादक वर्ग के हितों का संरक्षण करना, आदर्श राज्य की स्थापना करना, और ये सब किसका कर्तव्य है, तो अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग पर क्या करना भाई, शासन करना। ये क्या है, अभिभावक वर्ग का प्रमुख कार्य है। लेकिन होता क्या है, लेकिन न्याय की शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ बाहरी ऐसे तत्व हैं, यानी बाहरी कारक हैं, कुछ बाहरी आकर्षण और क्या है, सामाजिक वातावरण की जो कमियां हैं वो अभिभावक वर्ग को क्या कर सकती है, पथभ्रष्ट ना कर दे, इसलिए उन बाहरी कमियों का निराकरण करना, उनको दूर करना ही क्या कहलाता है, तो साम्यवाद कहलाता है। किसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार। ठीक है, बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से बातें अपनी भाषा के अंदर लिख देनी है, बहुत ही ऐसे सरल बना के हम लाएं आपके लिए, ताकि आप है वो आसानी से इसको याद रख पाओ। आगे देखिए एक परिभाषा दी गई है विद्वान की, किसकी, तो बारकर की। अब बारकर के अनुसार, किसके अनुसार जी, तो बारकर के अनुसार। अब बारकर के अनुसार क्या बातें हैं, तो यहाँ पे अपने चर्चा कर लेते हैं। बारकर ने साम्यवाद के बारे में क्या बताया है। अब देखिए बारकर के अनुसार तो साम्यवाद एक नवीन सामाजिक व्यवस्था है। साम्यवाद क्या है, तो एक नवीन सामाजिक व्यवस्था है जिसमें शासक वर्ग परिवार एवं व्यक्तिगत संपत्ति का क्या कर देता है, त्याग कर देता है तथा साम्यवाद की पत्ति को अपना लेता है। अब ये परिभाषा किसकी है, तो बारकर की है। एक परिभाषा आपको यहाँ पे दी गई है, तो इसके बारे में आप याद कर सकते हो। जैसे साम्यवाद एक क्या है, नवीन सामाजिक व्यवस्था है। साम्यवाद एक नवीन सामाजिक व्यवस्था है जिसमें शासक वर्ग परिवार एवं व्यक्तिगत संपत्ति का क्या कर देता है, यानी अपने परिवार का त्याग कर देता है और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का त्याग कर देता है तथा साम्यवाद की पद्धति को अपना लेता है। अब ये क्या कराता
कहलाता है? तो साम्यवाद कहलाता है। और यही बात है वो प्लेटो अपने सिद्धांत में कहता है, क्या? यानी कि परिवार का त्याग कर दो और व्यक्तिगत संपत्ति का क्या कर दो? भी त्याग कर दो। किसके लिए? राज्य के लिए, यानी कि आदर्श राज्य की स्थापना के लिए। ठीक है, तो ये अर्थ था। पहला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है अपना। तो पहला पॉइंट प्रश्न में जैसे पूछा गया था, प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ स्पष्ट कर दिया है। और फिर एवं उनकी पुस्तक रिपब्लिक में वर्णित साम्यवाद की आलोचना करनी है। तो अब रिपब्लिक के अनुसार भी बातें बता दी, यानी प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक के अनुसार है वो साम्यवाद यहाँ पे बता दिया है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्या है? भी इनके सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। अब क्या है भी सिद्धांत? तो प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत के आधार, यानी कि इसके आधार क्या है, इसका मूल स्तंभ क्या है साम्यवाद सिद्धांत का? तो इसमें देखते हैं दो आधार है, कौन कौन से है, तो अपने चर्चा करते हैं। अब देखिए क्या भाई, तो प्लेटो ने अपने साम्यवाद सिद्धांत को दो आधारों पर वर्गीकृत कर स्पष्ट किया है। कितने आधारों पर वर्गीकृत करके स्पष्ट किया है? छोटा प्रश्न भी यहाँ पे बन सकता है। यानी प्लेटो के अनुसार है वो साम्यवादी सिद्धांत के आधार क्या है? तो कितने आधार माने हैं? दो आधार माने हैं। अब कौन कौन से है? तो पहला तो मनोवैज्ञानिक आधार है। कौन सा आधार है अभी? तो पहला मनोवैज्ञानिक आधार है। और दूसरा कौन सा आधार है? तो सामाजिक आधार है। कितने आधार बताइए? तो दो आधार बताइए। एक तो मनोवैज्ञानिक आधार है और दूसरा कौन सा है? भी सामाजिक आधार है। उसके बाद में अपने इसके वर्णन के बारे में बात करें तो इसका कैसे कैसे वर्णन करेंगे? तो देखिए, तो प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत का वर्णन निम्न प्रकार है। अब इसका वर्णन करना है तो सबसे पहले तो इनके आधारों की व्याख्या कर लेते हैं। सबसे पहले पहला आधार क्या है? तो मनोवैज्ञानिक आधार है। कौन सा आधार है भी? तो मनोवैज्ञानिक आधार है। अब मनोवैज्ञानिक जो आधार है उसके अंदर क्या बातें हैं तो अपने पढ़ते हैं भाई। मनोवैज्ञानिक आधार के अंदर मुख्य बातें जो आपके लिए नोट करके लाए हैं। अब देखिए, प्लेटो का मानना है कि मानव स्वभाव से क्या है भाई? स्वार्थी है। मानव स्वभाव से क्या है? स्वार्थी है, तथा नगर राज्यों के शासन में स्वार्थीपन की भावना रहती है। यानी प्लेटो का यह मानना है मनोवैज्ञानिक आधार के अंतर्गत कि मानव है वो स्वभाव से कैसा है? स्वार्थी है, तथा नगर राज्यों के शासन में है वो स्वार्थीपन की भावना है वो शासक वर्ग में रहती है। वे अपने स्वार्थ के लिए राज्य के हितों का क्या कर सकते हैं अभी? बलिदान कर देते हैं। और प्लेटो वार्ड एक्टन के इस मत के क्या थे? सहमत थे। यानी वार्ड एक्टन ने एक कथन कहा है, उस कथन का क्या है? ये सहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? तो शक्ति मनुष्य को पथ भ्रष्ट कर देती है। यानी शासक वर्ग में जो शक्ति होती है वो शक्ति है अगर अति हो जाए तो क्या कर सकती है? उसको पथ भ्रष्ट कर सकती है। तथा निरंकुश शक्ति अगर वह निरंकुश हो जाए तो निरंकुश शक्ति तो उसे पूर्णतः ही क्या कर देती है? अभी भ्रष्ट कर देती है। इसलिए प्लेटो को यह भय था कि शासक वर्ग कहीं पथभ्रष्ट न हो जाए जिससे शासन व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यानी कि जो शासक वर्ग है अगर पथभ्रष्ट हो गया है तो क्या है? पूरी शासन व्यवस्था है क्या? बिगड़ जाएगी। और इसको ये क्या था? भय था। और इसी आधार पर अपने साम्यवादी सिद्धांत का क्या है? आधार पर ये विवेचना की है। ठीक है, आगे इसके बारे में क्या बातें हैं? तो इस प्रकार प्लेटो ने शासक वर्ग को है पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिए परिवार और संपत्ति, यानी कि परिवार का त्याग और किसका त्याग? तो संपत्ति का त्याग करना क्या माना है भी? आवश्यक माना है। यानी शासक वर्ग है वो परिवार का त्याग कर दे और संपत्ति का त्याग कर दे तो उसके बाद है वो पथभ्रष्ट नहीं हो सकता और एक आदर्श राज्य के रूप में अपने जो वहां की प्रजा है उसकी सेवा करता रहेगा। यदि सिद्धांत प्लेटो का यही सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? तो प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो ये बातें थी किसके बारे में? तो प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक आधार के बारे में बातें थी। आगे देखते हैं अपने दूसरा आधार कौन सा? सामाजिक आधार। अब ये सामाजिक आधार पे प्लेटो है वो क्या कहते हैं तो अपने देखते हैं भाई इसके बारे में। तो सामाजिक आधार पर प्लेटो के विचार। अब देखिए सामाजिक आधार पर क्या कहते हैं प्लेटो? तो सामाजिक आधार के बारे में जो वर्णन दिया गया है तो उसके बारे में अपने देख लेते हैं। तो प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत बताता है कि अर्थ यानी कि संपत्ति, यानी कि प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत बताता है कि अर्थ और राजनीति एक ही हाथ में होने से है वो शासक वर्ग है वो विवेक खो देता है। यानी कि इसमें क्या बात कही गई है? तो प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत बताता है कि अर्थ यानी कि संपत्ति, धन और क्या है? राजनीति, दोनों एक ही हाथ में होने पर है वो क्या कर देता है? तो शासक वर्ग है वो विवेक खो देता है, बुद्धि खो देता है। और इसी
व्यवहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर प्लेटो है वो शासक वर्ग को संपत्ति के अधिकार से क्या करना चाहता है भाई, वंचित करना चाहता है। यानी कि जो शासक वर्ग है उसको ये संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लेटो का मानना है कि शासक वर्ग में स्वार्थ और इच्छा का अंत होने से ही समाज का क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। और यह विचारधारा है वो प्लेटो के साम्यवादी विचारधारा, यानी कि प्लेटो के साम्यवादी विचारधारा का है वो सामाजिक आधार है मानी जाती है। तो ये संपत्ति का त्याग है वो क्या माना जाता है, तो प्लेटो के साम्यवादी विचारधारा का आधार है माना जाता है। अब ये दो आधार थे, एक तो सामाजिक आधार था, दूसरा कौन सा, मनोवैज्ञानिक आधार था। और इसके आधार पर जो बातें प्लेटो ने कही है वो अपने चर्चा कर लिया है। अगर इसके बारे में आप चर्चा ना लिखो तो सीधा 2 पॉइंट लिखोगे, कौन सा सामाजिक आधार, कौन सा दूसरा, कौन सा मनोवैज्ञानिक आधार। यानी 2 आधारों पे प्लेटो ने अपने साम्यवादी जो सिद्धांत है उसकी क्या करी, अभी व्याख्या की है। आगे देखते हैं प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत कैसा था। तो उसके संबंध में एक बात और आती है, यानी प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार समाज का वर्गीकरण, यानी प्लेटो ने जो साम्यवादी सिद्धांत था उसमें समाज को 3 वर्गों में जो बांटा था उसके बारे में 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखिए भी, आप बड़े क्वेश्चन में भी इसको वर्णन में लिख सकते हो। देखिए प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार समाज का वर्गीकरण, और प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार है वो समाज का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो 3 भागों में है वो वर्गीकरण किया गया है। अब कैसे वर्गीकरण किया गया है तो अपने देखते हैं उसके बारे में, कैसे वर्गीकरण किया है भी प्लेटो ने। तो 3 आधार पर जो वर्गीकरण किया है तो उसके बारे में अपने देखते हैं इसके विचार। तो चलते हैं भी। तो प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार समाज का वर्गीकरण, अब ये समाज का वर्गीकरण कैसे बताया है तो अपने देखते हैं इसके बारे में। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत में मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां बताई है। कितनी प्रवृत्तियां बताई है, 3 प्रवृत्तियां बताई है। और 3 प्रवृत्तियों में कौन सी है, तो इच्छा, साहस और क्या है, विवेक है। यानी प्लेटो ने अपने सिद्धांत किसमें, साम्यवादी सिद्धांत में, तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत में, किसमें, तो आदर्श राज्य के सिद्धांत में है वो मनुष्य की कितनी प्रवृत्तियां बताई है, तो 3 प्रवृत्तियां बताई है। अब ये 3 प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, तो 3 प्रवृत्तियों की बात करें तो पहली है इच्छा। पहली क्या है भी, इच्छा या फिर लालसा कह सकते हो आप। इच्छा और क्या कह सकते हो, तो लालसा भी कह सकते हो। पहली क्या है, इच्छा या फिर लालसा है। और दूसरी क्या है, साहस है। और तीसरी क्या है, विवेक है। यानी प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत में मनुष्य की 3 प्रवृत्तियों इच्छा, साहस और विवेक के आधार पर है वो समाज को 3 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है जी, तो 3 वर्गों में बांटा है। और ये 3 वर्ग कौन कौन से बताए हैं, जो कर्म से कौन से हैं, तो एक तो है कृषक वर्ग, कौन सा भी, तो कृषक वर्ग जिसे किसान कहते हैं। तो दूसरा कौन सा है, तो सैनिक वर्ग है। और तीसरा कौन सा है, शासक वर्ग है। यानी कि प्लेटो ने अपने साम्यवादी सिद्धांत में है वो मनुष्य की 3 प्रवृत्तियों के आधार पर है वो कितने वर्गों में बांटा है समाज को, तो 3 वर्गों में बांटा है। पहला कौन सा है, कृषक वर्ग है। दूसरा कौन सा है, सैनिक वर्ग है। और तीसरा कौन सा है, शासक वर्ग है। ठीक है, अब मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां इच्छा, साहस और विवेक में 2 प्रवृत्तियां कौन सी, साहस और विवेक सैनिक और शासक वर्ग के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए क्या है, आवश्यक है। अब ये 3 जो प्रवृत्तियां हैं उनमें से जो 2 प्रवृत्तियां हैं, यानी कि ये जो 3 प्रवृत्तियां थी उनमें से जो 2 प्रवृत्तियां हैं कौन सी, साहस और विवेक, ये 2 वर्गों के लिए, किसके लिए, तो सैनिक वर्ग और कौन सा, शासक वर्ग के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए क्या है, आवश्यक है मानी गई है। परंतु तीसरी प्रवृत्ति है वो इच्छा या फिर लालसा का प्रभाव इन पर ना पड़े, इसलिए सैनिक एवं शासक वर्ग को उसके लिए परिवार और संपत्ति का क्या है, त्याग करना आवश्यक है। तो ये बातें इसमें बताई गई है। और प्रश्न 7 नंबर का यहां से बन सकता है। क्या प्रश्न बनेगा, तो प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। एक तो कृषक वर्ग है, दूसरा सैनिक वर्ग है, और तो तीसरा कौन सा है, शासक वर्ग है। अब इनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, तो मनुष्य की जो 3 प्रवृत्तियां होती है, एक तो इच्छा या फिर लालसा बोलते हैं, दूसरी होती है साहस, और तीसरी क्या होती है, विवेक। अब इनके आधार पर वो 3 भागों में इसको समाज को है बांटा गया है। आगे देखते हैं प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत।
अब क्या है भी प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत है, तो इसके बारे में अपने बात करें प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के बारे में। तो क्या बात है प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के बारे में, तो अपने देखते हैं अभी प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत है। तो प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत, अब देखिए प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद, यानी कि इसने तो प्लेटो का जो साम्यवादी सिद्धांत है उसमें दो सिद्धांत आते हैं, दो प्रकार के विचार है। एक तो क्या संपत्ति के संबंध में है, एक किसके संबंध में, परिवार और स्त्री के संबंध में है। तो पहला किसके संबंध में पढ़ रहे हैं अपने, तो इसमें संपत्ति के संबंध में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो कैसा साम्यवाद है, तो संपत्ति के संबंध में साम्यवाद है, यानी प्लेटो का संपत्ति संबंधी साम्यवाद। अब यहां से छोटा प्रश्न यानी कि 7 नंबर वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, 7 अंक का क्वेश्चन भी बन सकता है, यानी संपत्ति, प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। और बड़े क्वेश्चन में तो आपको लिखना ही है। तो प्लेटो का संपत्ति साम्यवाद, तो इसमें देखते हैं प्लेटो ने संपत्ति साम्यवाद पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि शासक वर्ग द्वारा सामाजिक हितों की अवहेलना करने का प्रमुख कारण है वो आर्थिक एवं क्या है, सामाजिक है। यानी शासक वर्ग के द्वारा है वो, प्लेटो ने संपत्ति के जो साम्यवाद है उसके अंदर अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या बताया, शासक वर्ग द्वारा है वो सामाजिक हितों की अवहेलना करना, यानी सामाजिक हितों की अवहेलना करने का प्रमुख कारण क्या है, एक तो आर्थिक कारण है यानी धन है, क्या है भी, तो संपत्ति है आर्थिक, और दूसरा कौन है, सामाजिक कारण है, आर्थिक एवं सामाजिक कारण है, जिसके अंतर्गत वह अकूत धन संपत्ति है वो रखना चाहता है, और ऐसी नीतियों का निर्माण करता है जिससे वह स्वयं की संपत्ति की क्या कर सके भाई, रक्षा कर सके। यानी कि इसमें क्या बात बताई गई है प्लेटो के अनुसार, जो संपत्ति साम्यवाद है इसके तहत है वो शासक वर्ग है वो सामाजिक हितों की क्या है, अवहेलना करता है, किसके कारण करता है, तो आर्थिक और सामाजिक कारणों के अंतर्गत है वो करता है। अब इसके अंदर है वो क्या बात है, तो आर्थिक एवं सामाजिक हितों की अवहेलना, यानी कि जो सामाजिक हितों की अवहेलना है वो किसके कारण करता है, तो आर्थिक एवं सामाजिक कारणों के कारण करता है, और इसके अंतर्गत है वो क्या करना चाहता है, बहुत सारी धन संपत्ति है वो इकट्ठी करनी चाहता है, और ऐसी नीतियों का निर्माण करता है जिससे उस संपत्ति की क्या करी जा सके, सुरक्षा करी जा सके। तो इसके अंदर जो मेन मोटिव है वो क्या बताया गया है, तो मेन इसका उद्देश्य है प्लेटो के साम्यवाद का, यानी शासक वर्ग को क्या कर देना चाहिए, संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए। अब देखिए आगे क्या बात है, तो प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद के अनुसार किसी को भी आवश्यकता से अधिक है संपत्ति रखने का अधिकार है नहीं है, यानी किसी भी व्यक्ति को है वो आवश्यकता से अधिक संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, किसी के पास संपत्ति का ऐसा भंडार नहीं होना चाहिए जिसमें वह स्वेच्छापूर्ण क्या कर सके, प्रवेश कर सके, यानी किसी भी शासक वर्ग के पास है वो अकूत बहुत सारी धन संपत्ति है वो नहीं होनी चाहिए, और जिसका है वह अपनी इच्छा अनुसार है वो क्या कर सके, प्रयोग कर सके, तो इतनी संपत्ति है वो नहीं होनी चाहिए। फिर आगे क्या विचार है इसमें, प्लेटो के जो संपत्ति के सिद्धांत साम्यवाद है इसके अंतर्गत है, तो अपने आगे देखते हैं भाई। तो इसमें किसके बारे में, तो शासक वर्ग को सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनने चाहिए, समाज के कल्याण के लिए उन्हें अपने भौतिक सुखों का बलिदान करके तपस्या मूलक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, यानी कि इनको है वो क्या है, सोने चांदी के आभूषण भी नहीं पहनने चाहिए, और संपत्ति का है तो मोह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए समाज के कल्याण के लिए, और अपना पूरा जीवन है वो कैसा, तो तपस्या मूलक है वो मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि संपत्ति के लालच में पड़कर शासक वर्ग में लोभ और शोषण की भावना में क्या होती है, वृद्धि होती है, और इसलिए संपत्ति का त्याग करने से ही है वो शासक और सैनिक वर्ग राज्य कल्याण के लिए वह कार्य कर सकेंगे। यानी अगर संपत्ति का त्याग कर देंगे, यानी कि सोना चांदी और जो जितनी भी प्रकार की संपत्ति है, तो धन संपत्ति का अगर शासक वर्ग त्याग कर देगा तो राज्य कल्याण के लिए वो क्या कार्य कर सकेगा, और ये व्यक्तिगत स्वार्थ है वो नहीं देखेगा। तो ये एक सिद्धांत क्या है, तो ये सिद्धांत है जो जिसमें साम्यवाद सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये प्लेटो का संपत्ति साम्यवाद कहलाता है, यानी संपत्ति का त्याग करना ही क्या कहलाता है, तो प्लेटो का संपत्ति साम्यवाद कहलाता है। यानी कि शासक वर्ग को है संपत्ति का बिल्कुल भी मोह नहीं रखना चाहिए, अगर वह संपत्ति का मोह रखता है तो अपने मूल मार्ग से, मूल लक्ष्य से क्या है, विचलित हो जाता है, और प्रजा की है वो सेवा करना छोड़ देता है, अपने निजी स्वार्थ में लग जाता है। इसलिए अपने आदर्श राज्य
की स्थापना करने के लिए शासक वर्ग को क्या कर देना चाहिए, संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए और किसी प्रकार के सोने चांदी के आभूषणों का प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए, ऐसी बात इसके अंदर बताई गई है। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट कौन सा साम्यवाद है, तो नेक्स्ट दूसरा साम्यवाद है प्लेटो का, जो परिवार एवं स्त्री साम्यवाद। कौन सा साम्यवाद भाई, तो परिवार एवं स्त्री साम्यवाद। अब ये भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि बड़े क्वेश्चन तो बड़े हैं ही हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातों के साथ छोटी छोटी बातें भी अपने पढ़ रहे हैं। तो देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, कैसे बनेगा, तो प्लेटो के परिवार एवं स्त्री साम्यवाद पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। अब देखिए प्लेटो का परिवार एवं स्त्री साम्यवाद, अब क्या है भी इसका परिवार एवं स्त्री साम्यवाद, तो इसके बारे में अपने देखते हैं। देखिए प्लेटो से पहले यूनान में स्त्रियों की दशा है वो बहुत ही दयनीय थी तथा स्त्रियां घरों में ही रहकर केवल वैद्य संतान उत्पन्न करने का साधन मानी जाती थी। यानी कि यूरोप महाद्वीप में जो यूनान के बारे में यह बात की गई है, तो प्लेटो से पहले है वो यूनान में स्त्रियों की स्थिति है वो कैसी थी, तो बहुत ज़्यादा दयनीय थी और उन्हें क्या माना जाता था, तो केवल संतान उत्पत्ति का साधन माना जाता था, यानी वेद संतान उत्पत्ति का साधन माना जाता था। उसके बाद में क्या बातें हैं, तो प्लेटो एक दार्शनिक के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे और वे परिवार प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। ये प्रमुख मेन मोटिव है इसका, यानी कि परिवार प्रथा को ये क्या करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं और पूरा जो अपने राज्य है उसको क्या एक परिवार बनाना चाहते हैं। तो ये परिवार प्रथा को समाप्त करना चाहते थे तथा शासक वर्ग को व्यक्तिक परिवार बनाने की इजाजत नहीं देते थे। यानी कि ये प्लेटो है वो शासक वर्ग है वो व्यक्तिक परिवार यानी कि अपना पर्सनल परिवार है वो बनाने की इजाजत नहीं देते थे। वे संकीर्ण परिवार व्यवस्था का अंत कर समस्त राज्य को ही एक विशाल परिवार बनाना चाहते थे, यानी पूरे राज्य को ही क्या बनाना चाहते थे, एक परिवार बनाना चाहते थे। फिर इसके बारे में और क्या बातें हैं तो अपने देखते हैं भाई परिवार के संबंध में। ये परिवार और कौन सा, तो ये स्त्री साम्यवाद। अब देखिए संपूर्ण राज्य परिवार के रूप में स्थापित होने के बाद उसमें संरक्षक वर्ग की भर्ती, यानी संपूर्ण राज्य अगर एक परिवार बन जाए तो उसके अंदर संरक्षक वर्ग की भर्ती है वो कैसे की जाएगी, तो पूर्णतः योग्यता के आधार पर होगी तथा संरक्षक वर्ग को संतान एवं परिवार से क्या रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा, ताकि शासक वर्ग उच्च पदों पर कार्य दिलवाने हेतु अपने प्रभाव एवं शक्ति का प्रयोग ना कर सके। यानी किसी भी प्रकार की है वो इन भर्ती प्रक्रियाओं में है वो सिफारिश ना कर सके तथा चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का है वो भाई भतीजावाद न हो। तो ये बातें इसके बारे में बताई गई है। तो किसके बारे में, तो ये परिवारवाद के बारे में या भाई भतीजावाद के बारे में ये कहा गया है। यानी कि परिवार से वो शासक वर्ग को क्या रहना चाहिए, बिल्कुल अलग रहना चाहिए। और जो इसी कारण है वो भर्ती प्रक्रिया भी क्या होगी, जो संरक्षक वर्ग है उनकी जो भर्ती की जाएगी तो उनकी भर्ती प्रक्रिया भी क्या होगी, तो निष्पक्ष होगी और उसमें भाई भतीजावाद का क्या होगा, अंत होगा और राज्य के आदर्श राज्य के कल्याण के लिए क्या ये उचित होगा। आगे देखिए बातें क्या है भी इसके बारे में तो अपने देखते हैं। तो क्या बातें हैं, तो प्लेटो एक प्रगतिवादी सुधारक थे। कैसे सुधारक थे, प्रगतिवादी सुधारक थे। वे स्त्रियों की स्वतंत्रता के पोषक थे तथा उनका मानना था कि घर में ही स्त्रियों की स्वतंत्रता, योग्यता और शक्ति पर जंग लग जाती है। यानी कि अगर स्त्रियां हैं वो घर में रहेगी तो उसकी जो योग्यता है, स्वतंत्रता है और उनकी जो शक्ति है उस पर क्या लग सकती है, जंग लग सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार इसमें किसके बारे में बताया गया, स्त्रियों के बारे में किसके विचार है ये, तो ये प्लेटो के विचार है। देखिए क्या बात आई है, बहुत महत्वपूर्ण आई है। प्लेटो एक प्रगतिवादी सुधारक थे। कैसे सुधारक थे, प्रगतिवादी सुधारक थे। वे स्त्रियों की स्वतंत्रता के क्या थे, पोषक थे। कैसी स्वतंत्रता के पोषक थे, तो स्त्रियों की स्वतंत्रता के पोषक थे और उसका मानना था कि अब क्या मानना था उसका, तो अपने देखते हैं यहाँ पे क्या मानना था भाई उनका, यानी प्लेटो का स्त्रियों के संबंध में क्या विचार था तो ये बताया गया है। यानी कि उनका मानना था घर में ही स्त्रियों की स्वतंत्रता, योग्यता और शक्ति पर क्या है, जंग लग जाती है। यानी स्त्रियां अगर घर में रहेगी तो उनकी जो स्वतंत्रता है, योग्यता है, उन पे क्या है, जंग लग जाती है।
फिर उसके बाद में क्या कहा है प्लेटो ने, जो स्त्री और परिवार के समाजवाद के बारे में बातें बताई है, तो उसके बारे में अपने देखते हैं। तो परिवार एवं समाज के विकास में क्या है, परिवार क्या है, तो परिवार समाज के विकास में क्या है, बाधक है। और स्त्री तथा पुरुष दोनों सभी कार्यों के लिए क्या है, समान योग्यता रखते हैं। यानी परिवार है वो स्त्री के लिए भी बाधक है और समाज के लिए भी क्या है, बाधक है। और स्त्री और पुरुष है वो दोनों सब कार्यों में क्या है, समान योग्यता रखते हैं। यानी कि स्त्रियों को है वो अधिक महत्व दिया है किसने, ये प्लेटो ने। ये प्लेटो के विचार है इसके बारे में। आगे देखते हैं। तो प्लेटो संरक्षक वर्ग को, यानी प्लेटो है वो संरक्षक वर्ग यानी कि शासक वर्ग, तो प्लेटो है वो संरक्षक वर्ग को या शासक वर्ग को पहरेदार समान यानी रखवाली रखने वाले कुत्ते की तरह मानते हैं। अब देखिए प्लेटो संरक्षक वर्ग को पहरेदार समान या फिर वॉच डॉग यानी रखवाली रखने वाले कुत्ते की तरह मानते हैं। और इस पहरे का कार्य महिला और पुरुष दोनों बिना किसी भेदभाव के कर सकते हैं। यानी कि यूरोप के अंदर जो ये पहरे का काम है या रखवाली का काम है वो कौन करता था, जो सुरक्षा का काम है ये संरक्षक वर्ग द्वारा केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था। इसलिए ये इस प्रकार की आलोचनात्मक टिप्पणी के द्वारा है वो प्लेटो ने व्यंग्य किया है अपने किस सिद्धांत के अंदर है, तो साम्यवादी सिद्धांत के अंदर है। तो ये बातें बताइए। यानी प्लेटो है वो संरक्षक वर्ग को है वो पहरेदार समान यानी कि रुखाली रखने वाले कुत्ते की तरह मानते हैं। और इस पहरे का कार्य है वो महिला और पुरुष दोनों है वो बिना किसी भेदभाव के कर सकते हैं। यानी महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए। फिर है संरक्षक वर्ग की स्त्रियां भी पुरुषों के समान संरक्षक का कार्य कर सकती है। यानी शासक वर्ग की स्त्रियां भी है वो क्या कर सकती है, तो पुरुषों के समान है वो कार्य कर सकती है। फिर उसके बाद में क्या बातें हैं, तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक ही प्रकार का है वो प्रशिक्षण क्या है, आवश्यक है। नहीं तो न्याय का जो विचार है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और समाज में सामाजिक अराजकता है वो फैल जाएगी। यानी कि स्त्री और पुरुष में इस प्रकार से भेदभाव है वो नहीं करना चाहिए। यानी शासक वर्ग का को जो अधिकार पुरुषों का है वही शासक वर्ग की स्त्रियों को ये अधिकार है। तो ये बातें इसके बारे में बताई गई है स्त्री साम्यवाद के बारे में, स्त्री और परिवार साम्यवाद के बारे में किसने, तो प्लेटो के ये विचार है। आगे देखिए भाई, तो प्लेटो और क्या कहना चाहते हैं तो इसके बारे में देखते हैं भाई, महत्वपूर्ण बातें प्लेटो की। अब देखिए आगे आता है। तो प्लेटो सुंदर संतानों की उत्पत्ति विद्या में विश्वास करता था। यानी कि प्लेटो है वो सुंदर संतान उत्पत्ति में क्या करता था, विश्वास करता था। क्योंकि संरक्षकों का कर्तव्य है। संरक्षकों का मतलब क्या है, यहाँ पे संरक्षकों का मतलब है शासक वर्ग, यानी संरक्षकों का या फिर शासक वर्ग का कर्तव्य है, कर्तव्य राज्य के लिए है वो सुंदर संतानोत्पत्ति करना भी है। यानी कि इसमें क्या बात बताई गई है, तो प्लेटो है वो सुंदर संतानोत्पत्ति विद्या में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। और क्यों रखते थे, क्योंकि संरक्षकों का या शासक वर्ग का यह कर्तव्य है कि राज्य के लिए वो क्या करे भी, सुंदर संतानोत्पत्ति करे। फिर है स्त्रियां सार्वजनिक संपत्ति होगी तथा शासक वर्ग है वो स्वेच्छा अनुसार किसी भी स्त्री के साथ है वो शारीरिक संपर्क है वो नहीं रख सकते। अब ये शासक वर्ग के बारे में, स्त्रियों के बारे में ये बातें बताई गई है। यानी कि स्त्री और परिवार से है वो शासक वर्ग को क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। लेकिन एक बात भी ये बताते हैं क्या, यानी सुंदर संतानोत्पत्ति भी क्या है, शासक वर्ग का कर्तव्य है। तो इसके बारे में भी बातें बताई गई है। आगे देखिए नेक्स्ट बात क्या है, तो शासक वर्ग को, किसको भी, तो शासक वर्ग को सर्वश्रेष्ठ प्रकार की स्त्रियों के साथ ही है वो यौन संबंध स्थापित करने चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप है वो बलवान और बुद्धिमान संतानों की क्या करी जा सके, उत्पत्ति करी जा सके, ताकि है वो समाज के अंदर है वो अधिक बुद्धिमान है वो शासक वर्ग क्या हो, उत्पन्न हो। प्लेटो के अनुसार है वो शासक वर्ग हेतु है वो विवाह क्या माना गया है, अस्थायी माना गया है तथा सहवास से अधिक है वो संभव दशाओं में ही होना चाहिए। यानी शासक वर्ग है वो विवाह नहीं करेंगे, और विवाह करेंगे तो कैसा विवाह करेंगे, अस्थायी विवाह करेंगे, यानी परिवार के लफड़े में ये नहीं पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन संतानोत्पत्ति करेंगे कौन सी, तो बलवान और श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति करेंगे। फिर है स्त्रियां 20 से 40 वर्ष की आयु में योग्य संतान उत्पत्ति कर सकती है। अस्थायी विवाह से उत्पन्न बालक को राज्य के संरक्षण में रखा जाएगा। यानी शासकों के द्वारा जो अस्थायी विवाह के दौरान जो संतान उत्पत्ति की जाती है उस बालक को है वो क्या रखा जाएगा, तो राज्य के संरक्षण में रखा जाएगा। तथा
किसी भी शासक वर्ग के बालक को उसकी माता द्वारा पहचाना नहीं जाएगा, यानी कि उसकी माता है उसको पहचानेगी नहीं, क्योंकि उसको है वो परिवार के लफड़े में नहीं पड़ना है, यानी परिवारवाद से क्या रहना है, उसको अलग रहना है, ताकि क्या कर सके, राज्य की सेवा कर सके और राज्य के समाज के कल्याण के लिए वो कार्य कर सके। तो ये परिवार से वो अलग रहने की बात कही गई है, किसके बारे में, तो शासक वर्ग की संतानों के बारे में और शासक वर्ग के बारे में। अब देखिए आगे बात आती है, तो प्लेटो के परिवार साम्यवाद का उद्देश्य यह था कि परिवार नारी जाति के विकास में क्या है, बाधक है। अब देखिए प्लेटो है वो परिवार को नहीं मानते, यानी परिवार होना ही नहीं चाहिए, पूरे समाज में है वो परिवार नहीं होना चाहिए, पूरा जो राष्ट्र है वही क्या होना चाहिए, एक परिवार है होना चाहिए। फिर माता पिता का अत्यधिक स्नेह बालक को न केवल अनुशासनहीन बनाता है, बल्कि परिवार की ममता और स्नेह मनुष्य को कृत्रिम स्वार्थ पैदा करते हैं, जो वीर पुरुष को क्या है, कायर बना देते हैं। यानी माता पिता का जो अत्यधिक स्नेह है वो क्या कर देता है भी, तो बालक को है वो कमजोर बना देता है, अनुशासनहीन बना देता है, और उसके द्वारा है वो वीर पुरुष है वो क्या बन जाता है भी, कायर पुरुष से बन जाता है। ये विचार है वो किसके, भी प्लेटो के। इस प्रकार प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत राज्य के संपूर्ण विकास के लिए राज्य में एकता उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से बात करें तो राज्य के बारे में जो विचार है, राज्य की जो आदर्श राज्य की स्थापना का जो सिद्धांत है प्लेटो का, तो उसके अंतर्गत है वो ये साम्यवादी सिद्धांत के तहत है वो विवेचना की गई है। यानी परिवार का है वो राज्य जो शासक वर्ग है उसको त्याग करना चाहिए और संपत्ति का भी क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। उसके बाद आता है प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना। अब ये जो प्लेटो का जो साम्यवाद था वो एक वर्ग पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, यानी शासक वर्ग के बारे में ज्यादा बात कहता है, शासक वर्ग के लिए कानून नियमों की बातें करता है और संपत्ति से परिवार से अलग रहने की बातें करता है, ताकि वो एक आदर्श राज्य है वो बनाया जा सके। तो इसके लिए बहुत सारे विद्वानों ने है वो एक ही वर्ग पे ज्यादा ध्यान फोकस करने के लिए इसकी क्या करी है भी, आलोचना की है। तो उसकी आलोचना के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना, क्या आलोचना है भी, तो देख लेते हैं भी प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना क्या भाई, तो आलोचना कैसी आलोचना है प्लेटो के साम्यवाद की, तो अपने देख लेते हैं प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना। ठीक है, तो अपने प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना, ये है आलोचना। तो आलोचना के अंदर क्या बातें हैं, तो अपने देखते हैं भाई आलोचना के अंदर महत्वपूर्ण बातें। तो चलते हैं इसमें। तो प्लेटो के साम्यवाद की अनेक विद्वानों ने आलोचना की, ऐसे आप पॉइंट लिखोगे। तो प्लेटो के साम्यवाद की अनेक विद्वानों ने, प्लेटो के साम्यवाद की अनेक विद्वानों ने आलोचना की है, और इसका शिष्य भी क्या बन गया था, इसका आलोचक बन गया था। तो प्लेटो के साम्यवाद की अनेक विद्वानों ने आलोचना की है, जिसमें उसका प्रमुख शिष्य कौन भाई, अरस्तु भी उनका है वो आलोचक रहा है, क्योंकि इनका जो साम्यवाद है वो एक शासक वर्ग पर है वो ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, और इसके अंदर है वो परिवार से दूर रहने की बातें कही गई है, यानी परिवार का अंत करने की बातें कही गई है, और संपत्ति का तो मोह है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये बातें कौन कहता है, तो प्लेटो कहता है। तब इसकी क्या की गई है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा आलोचनाएं की गई है। तो पहली आलोचना क्या है, संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना, यानी कि जो प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत है वो दो आधार पे है, एक तो किसके आधार पे है, तो संपत्ति के आधार पे है, और दूसरा किसके आधार पे है, तो परिवार और स्त्री के आधार पे है। तो पहला है संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना। अब संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना किस प्रकार से की गई है प्लेटो के द्वारा, तो अपने देखते हैं। तो प्लेटो का साम्यवाद है पूर्ण साम्यवाद न होकर। अब देखिए पहला ही आलोचक क्या कहता है इसके बारे में, तो प्लेटो का साम्यवाद पूर्ण साम्यवाद न होकर अर्ध साम्यवाद माना जाता है। यानी प्लेटो का साम्यवाद कैसा साम्यवाद माना जाता है, अर्ध साम्यवाद माना जाता है, पूर्ण साम्यवाद नहीं माना जाता है। अब क्यों नहीं माना जाता है भाई, तो इसके बारे में अगर आप पॉइंट लिखो ना, तो पॉइंट लिख देना, यानी आलोचना के बारे में पॉइंट लिखो तो भी काफी है। अगर वर्णन नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्यादा टाइम है उसके अंदर है वो नहीं होता है, तो पॉइंट लिखे है वो इसकी आप स्पष्ट कर सकते हो। अब देखिए पॉइंटों के अंदर क्या बातें आई है। तो सबसे पहले प्लेटो का साम्यवाद है वो पूर्ण साम्यवाद नहीं होकर कैसा है, तो अर्ध साम्यवाद माना जाता है। अब कैसे माना जाता है, तो प्लेटो ने पूरे समाज को एक दृष्टिकोण में रखने का प्रयास नहीं किया, यानी पूरे समाज को एक दृष्टिकोण में रखने का प्रयास नहीं किया, वह समाज के एक वर्ग पर ही अपनी शक्ति है वो क्या करता है, तो केंद्रित करता है। इसलिए प्लेटो का साम्यवाद है वो आलोचकों ने
इसलिए प्लेटो के साम्यवाद को है आलोचकों ने है वो अर्ध साम्यवाद की क्या दी है भाई, संज्ञा दी है। यहाँ पे ये छोटा प्रश्न बन सकता है, यानी कि प्लेटो की आलोचना में प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद क्यों कहा गया है, ऐसा प्रश्न बन सकता है छोटा। तो इसके अंदर आप लिख दोगे बातें। आगे देखिए, तो संपत्ति साम्यवाद की आलोचना, जो प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद है उसकी आलोचना किस प्रकार से आप बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हो, तो ये बिंदु मुख्य लिख सकते हो, जिसके अंतर है वो आप जानकारी दे सकते हो। तो पहला बिंदु क्या है, तो प्लेटो का साम्यवाद पूर्ण साम्यवाद न होकर क्या है भी, अर्ध साम्यवाद है। पूर्ण साम्यवाद न होकर कैसा साम्यवाद है, अर्ध साम्यवाद है, क्योंकि एक ही समाज पे है वो ज्यादा फोकस देता है, यानी शासक वर्ग का ज्यादा है वो ये वर्णन करता है, शासक वर्ग के बारे में सारी अपने सिद्धांत में बातें लिखता है। फिर दूसरा क्या है, तो प्लेटो का संपत्ति साम्यवाद समाज में लड़ाई और फूट बढ़ाने वाला है, यानी संपत्ति के त्याग के बारे में बातें की गई है। इसलिए जो प्लेटो का संपत्ति साम्यवाद है वो समाज में क्या है, लड़ाई और फूटे बढ़ाने वाला है। ये कौन कहते हैं, तो ये उनके जो आलोचक है वो कहते हैं ये बातें। आगे देखिए भी नेक्स्ट कौन सा है, तो अरस्तु के अनुसार है वो व्यक्तिगत संपत्ति से, अरस्तु के अनुसार व्यक्तिक संपत्ति से व्यक्ति परोपकार कर सकता है, यानी कि व्यक्तिगत पर्सनल जो संपत्ति है उसके द्वारा व्यक्ति क्या कर सकता है, कल्याण कर सकता है, और उससे नैतिकता का क्या होता है, संचार होता है। तो उसके द्वारा क्या हो सकता है, अभी नैतिकता का संचार हो सकता है। यानी कि अरस्तु, इसमें प्लेटो तो क्या कहता है, तो प्लेटो तो संपत्ति के त्याग के बारे में बात करता है, लेकिन उसका शिष्य अरस्तु है वो उसका आलोचक बन जाता है इस बात के बारे में। तो क्यों बन जाता है, तो ये अरस्तु कहता है, यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति है उसके द्वारा है वो व्यक्ति समाज कल्याण कर सकता है, परोपकार कर सकता है, और उससे है वो नैतिकता का संचार होता है, जबकि सामूहिक संपत्ति से नहीं, यानी जो सरकारी संपत्ति है या सामूहिक संपत्ति है उसके द्वारा ऐसा है वो नैतिकता का संचार या कल्याण नहीं हो सकता है। ये कौन करता है, तो ये अरस्तु है वो उसकी आलोचना करता है। फिर आगे बात आती है, तो प्लेटो ने राज्य की एकता स्थापित करने की बजाय है समाज को संपत्ति के आधार पर बांटने का क्या किया है, प्रयास किया है। अब ये इनके आलोचक कहते हैं, यानी कि प्लेटो ने क्या किया है, राज्य में एकता स्थापित करने की बजाय है समाज को संपत्ति के आधार पर बांटने का क्या किया अभी, प्रयास किया है, इसके कारण इसकी आलोचना हुई है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, तो 5 नंबर आलोचना क्या है अभी, तो राज्य में एकता स्थापित करने हेतु प्लेटो ने व्यक्तिगत संपत्ति का त्याग करने को कहा है, लेकिन राज्य में एकता संपत्ति के त्याग से नहीं आती है, यानी राज्य के अंदर जो एकता है वो कैसे नहीं आती है, तो संपत्ति के त्याग से नहीं आती है, बल्कि किससे आती है भाई, तो बल्कि उचित शिक्षा व्यवस्था के द्वारा है वो स्थापित की जाती है। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं के माध्यम से क्या की गई है, तो प्लेटो के सिद्धांत की आलोचना की गई है। जो प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत है उसके 2 पार्ट है, पहला है संपत्ति साम्यवाद, ये संपत्ति साम्यवाद की क्या थी, आलोचना थी। उसके बाद आता है स्त्री साम्यवाद या परिवार साम्यवाद, तो इसकी आलोचना है वो किस प्रकार से की गई है, तो अपने देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है अभी, तो स्त्री साम्यवाद या फिर परिवार साम्यवाद। अब इसके अंदर क्या बातें हैं तो अपने देखते हैं। तो बी नंबर पॉइंट क्या है, परिवार एवं स्त्री साम्यवाद की आलोचना। अब परिवार एवं स्त्री साम्यवाद की आलोचना किस प्रकार से की गई है तो अपने देखते हैं। प्लेटो ने परिवार प्रथा समाप्त करने की बात कही है, यानी परिवार को तो ये समाप्त करना चाहता है। कौन है, प्लेटो, यानी परिवार है वो क्या है, समाज के कल्याण में बाधक है, और स्त्रियों के कल्याण में भी क्या माना है इसने, बाधक माना है। और पूरा जो राज्य है, राष्ट्र है या देश है, उसको ही क्या है, परिवार बनाने का इन्होंने प्रयास किया है। तो इसी के संबंध में ये कथन कहता है, प्लेटो ने परिवार प्रथा को समाप्त करने की बात कही है, लेकिन इससे है वो सामाजिक जीवन क्या है, अव्यवस्थित हो जाएगा। यानी कि परिवार ही नहीं रहेगा तो पूरा सामाजिक जीवन है वो क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। इसी कारण विद्वानों ने क्या की है भी, इसकी आलोचना की है। फिर आगे बात आती है नेक्स्ट, तो बच्चों को परिवार व्यवस्था से अलग रखने की बात कही है। और कौन से परिवार, यानी कि कौन से बच्चों को अलग रखने की बात की है, तो शासक वर्ग के बच्चों को है वो परिवार से अलग रखने की बात की है। तो बच्चों को परिवार व्यवस्था से अलग रखने से वे निराशा और कुंठा के क्या हो जाएंगे,
शिकार हो जाएंगे तथा उनका सर्वांगीण विकास है वो क्या हो जाएगा, अभी अवरुद्ध हो जाएगा, यानी उसका सर्वांगीण विकास है रुक जाएगा। इसलिए परिवार व्यवस्था है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। और ये जो प्लेटो है वो परिवार व्यवस्था का तो अंत ही करना चाहते हैं, तो इस कारण इसकी क्या की गई है, अभी विद्वानों द्वारा आलोचना की गई है। आगे देखिए भाई नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है परिवार व्यक्ति को है वो सेवा भाव क्या सिखाता है भी, तो परिवार व्यक्ति को सेवा भाव है, प्रेम है, संयम है और उत्सर्ग आदि गुण सिखाता है। यानी परिवार व्यक्ति को है वो सेवा भाव, प्रेम, संयम और उत्कर्ष सिखाता है, जो प्लेटो के राजकीय शिशु गृह में संभव है नहीं है। यानी कि प्लेटो है वो शासक वर्ग के जो शिशु है या बालक है उनको शिशु गृह में रखने की बातें करता है, यानी कि उसको परिवार से अलग रखना चाहिए और माता के तो वो पहचान में भी नहीं आना चाहिए, ऐसी बात कहता है। तो इसके द्वारा क्या हो सकता है, तो जो बालक है यानी कि बच्चों के अंदर है वो कुंठा का विकास हो सकता है, निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है, उसके अंदर है वो सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो ये आलोचक कहते हैं प्लेटो के। और अगर किसी भी बालक में सर्वांगीण विकास करना है तो उसमें क्या है, परिवार व्यवस्था में उसे रहना चाहिए, जिसके द्वारा उसमें कौन कौन से गुण आते हैं, तो सेवा भाव का गुण आता है, प्रेम का गुण आता है, संयम का गुण आता है, उत्सर्ग का गुण आता है। तो इसी कारण है क्या की गई है, प्लेटो की आलोचना की गई है विभिन्न विद्वानों के द्वारा। आगे नेक्स्ट कौन सी है, तो नेक्स्ट आलोचना है इसमें क्या, तो पारिवारिक जीवन से वंचित होकर, क्या बात है अभी, तो पारिवारिक जीवन से वंचित होकर शासक वर्ग ना तो अपना विकास कर पाता है और ना ही है वो मनोवैज्ञानिक ढंग से संतोषजनक जीवन का निर्वाह कर सकता है। यानी कि प्लेटो ने क्या बात बताई है, तो प्लेटो ने शासक वर्ग को दो चीजों से है वो दूर रहने की बात कही है। एक तो किससे दूर रहना है भाई, तो परिवार से दूर रहना है, यानी परिवार के मोह में नहीं पड़ना है। दूसरा संपत्ति से दूर रहना है, यानी संपत्ति इकट्ठी है वो शासक वर्ग को नहीं करनी है। ये दोनों ही बातों की क्या की गई है, तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा आलोचना की गई है। अगर ये चीजें नहीं करेगा यानी परिवार में है वो शासक वर्ग नहीं रहेगा, तो पारिवारिक जीवन से वंचित होकर है वो शासक वर्ग ना तो अपना विकास कर सकता है, ना ही मनोवैज्ञानिक ढंग से है वो संतोषजनक है वो जीवन व्यतीत कर सकता है, ना ही समाज कल्याण का कार्य कर सकता है। अब ये बात है उसकी आलोचना में उसके आलोचकों द्वारा कही गई है। ठीक है, तो ये पूरा सिद्धांत था किसका, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत है, जिसमें अपने बहुत सारे छोटे प्रश्नों के बारे में बातें करी है और निम्नात्मक प्रश्न कैसे लिखना होता है वो चीजें भी मैंने आपको बताई है। अंत में बिंदु कौन सा होता है, तो अंत में निष्कर्ष लिखा जाता है। आपकी भाषा में आपके विचार में जो निष्कर्ष बनता है उस प्रकार से लिख सकते हो। मैंने जल्दी से ये निष्कर्ष बनाया था इससे प्लेटो के बारे में, तो देख लीजिए भी निष्कर्ष क्या है। तो आप अपने विचार भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है सेम टू सेम आपको छापना। देखिए क्या है भी निष्कर्ष इसमें प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के बारे में। तो ये इस प्रकार प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए संपत्ति और परिवार के त्याग पर है वो अत्यधिक बल दिया है। इसलिए यह सिद्धांत है वो आलोचना का शिकार हुआ तथा कुछ विद्वानों ने इसे है वो अर्ध साम्यवाद सिद्धांत कहकर है वो क्या किया है, पुकारा है। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष से अंत में लिख सकते हो। और ये जो मैंने आपको निष्कर्ष दिया है और इसमें ऐसी प्रकार सेम टू सेम निष्कर्ष आपको लिखना है, कोई जरूरी नहीं है, आपके भी और अच्छे विचार हो सकते हैं तो वो अपने विचार के अनुसार है वो निष्कर्ष से लिख सकते हो। ये बड़ा क्वेश्चन था, आपको करवा दिया है। तो आगे अपने ये आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो वॉच करने के लिए सबको है वो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए आए हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए पाठ्य सामग्री हम लेकर आते हैं और बहुत मेहनत करके हैं वो आपके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो, इसलिए क्या करते हैं भाई आपका सहयोग करते हैं। और इसीलिए सब जो देख रहे हैं या फिर बाद में देखने वाले हैं तो सबका ये दायित्व बनता है भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और जो भी आपके साथी सहयोगी हैं तो उनको भी शेयर कर देना भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।